सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th साइंस जो अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2023 सेट नंबर 3 है और इसके जो फिजिक्स के आंकी प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए, तो प्रश्न नंबर पहला है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। ठीक, अब ये इसका आंसर आप चाहे मॉडल से लिखो चाहे किताब से लिखो। तो अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग अपने आप लिख लेना। अब यहाँ पे आगे है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किनारे खींचिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किनारे खींचिए। नंबर 1 है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखिए। यानी पहला जो किनारे है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखियो। और दूसरा है, जब वस्तु फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में रखियो। तो समझिए कैसे करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, ये पहला जो किनारेख है हमारा ये है। तो यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये है मुख्य अक्ष और ये है वस्तु। तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकलती है, फिर ये अगली कण वक्रता केंद्र सी से निकलती है और यहाँ पे ये दोनों काटती, तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और प्यारे बच्चों, बता दूं आपको, यदि आप इन किनारे की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहां पे जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना आप। उसमें आंकिक प्रश्न, यानी बिल्कुल हमने जो प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है दर्पण संबंधी, तो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से बताया। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, तो एक एक चीज आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला, तो इसका आपको किनारे ये वाला खींच लेना। ठीक है, अब इसका दूसरा किनारे कैसे खींचते हैं वो देखिए। और ये हमारा दूसरा जो किनारेख है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है और ये ध्रुव है। ये फोकस और ये ध्रुव है। तो बस तुम्हारी देखो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब पीछे के साइड बनता है और ये आभासीय होता है। तो इसका आपको किनारेख ये वाला बना लेना है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, उसको कैसे करेंगे अब हम। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर ये लिखा हुआ अपवर्तन के क्या नियम है। ठीक, इसको देखो बेटा, अपने आप लिखिए इसको। अब यहाँ से प्रश्न को हल कराने वाले हैं। तो देखिए, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो प्यारे बच्चों, 23 सेंटीमीटर की, ये मान हो जाएगा हमारा ओ का। ये मान ओ का है, यानी वस्तु की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अब लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी ये एफ का मान हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये यू का मान होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? ठीक, कैसे करेंगे देखना। तो इसको हम लगा देंगे साइड पे। अब हम तो यहाँ पे लिखेंगे भैया, तो प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर जो है हमारा ओ बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई कहलाती है हमारी। ठीक, ओ हमारी वस्तु की लंबाई होती है। और इसके बाद आगे है यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी, यानी एफ का जो मान दिया हुआ है वो हमारा 30 सेंटीमीटर है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लेंस है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब लेंस से वस्तु की दूरी ये यू होता है, ये हमेशा माइनस होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र तो आपको सॉरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, लेंस सूत्र। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेंस सूत्र। तो जो लेंस सूत्र होता है हमारा, 1/f बराबर 1/b और -1/u, ये लेंस सूत्र कहलाता है। मान लगा दीजिए इसमें। तो f का मान 30 है, तो 1/30 और बराबर 1/b का मान पता नहीं, u का मान देखो -10 है, तो यहाँ पे u का मान -10 लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हल करेंगे इसको, तो 1/10 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/10 और -1/, अरे यार गलती हो गई, देखो पहले तो 1/30 लिख लो ये, और इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 1/10 हो जाएगा बराबर 1/b। अब इसका लासा लेके इसको हल करेंगे। जब इसका लासा लेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, इसका 30 लासा आएगा, तो 1 - 3 बराबर 1/b।
अब यहाँ पर बचेगा -2/30, तो 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा 15 और 1/b। ठीक, अब दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो b बराबर निकलेगा -15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमें b का मान मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला सूत्र होता है हमारा एक, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर लिखेंगे हम m बराबर v/u और बराबर I/o। तो प्यारे बच्चों m होता है हमारा रेखीय आवर्धन। m क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नई लाइन से m को हटा देंगे, फिर लिखेंगे v/u बराबर I/o और v का मान देखो -15 है, -15 लगा देना है। u का मान -10 है, ऊपर प्रश्न में देखिए, देखो ये रहा u का मान -10। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे -10 और I का मान पता नहीं हमें, और O का मान शुरुआत में देखो ये दिया हुआ, O का मान 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब ये इससे कट जाएगा तो 10 का भाग 15 में लगाएंगे। प्यारे बच्चों 10 का भाग 15 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 बराबर I/3। तो इसके नीचे 1 कर लेंगे तो I बराबर निकलेगा 15×3 = 45, 4.5 सेंटीमीटर। अब जरा प्यारे बच्चों ध्यान समझना, देखो हमारी वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है भैया, वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 4.5। यानी वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब कैसा है हमारा? प्रतिबिंब बड़ा है। तो यहाँ पे इसकी हिंदी लिखेंगे हम, प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये देखो दिया हुआ है ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। पहली तो इसकी हिंदी ये हो गई। ठीक है, जब b का मान प्लस निकलेगा, देखो जब b का मान माइनस निकलेगा तो आपको हिंदी ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे समझिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा था, अब इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो जब प्रतिबिंब आपका आभासी हो। प्यारे बच्चों जब प्रतिबिंब आभासी हो तो इसे हम जब प्रतिबिंब आभासी हो तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये पता कैसे लगेगा आभासी है? ये कैसे पता लगेगा कि आभासी है या फिर वास्तविक है? तो देखिए यहाँ पे b का मान माइनस है, तो प्यारे बच्चों b का मान माइनस है तो हमारा प्रतिबिंब होगा कैसा? आभासी होगा, आभासी। ठीक, और b का मान प्लस होता तो ये वास्तविक होता। तो नई लाइन से लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहा प्रश्न? कहाँ चला गया? हाँ, यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते, ऐसा लिखो, पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। अगर ये वास्तविक होता तो इसको हम यानी जब ये प्रतिबिंब वास्तविक होता तो उसको पर्दे पे देख सकते थे, और ये प्रतिबिंब आभासी है तो इसको पर्दे पर हम नहीं देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए फिर आगे बढ़िए आप। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दिया करो आप इसे यार। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा नंबर 3 को भी देख लीजिए आप। तो नंबर 3 है हमारा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों कह रहा है ओम का नियम लिखिए।
ठीक है, चाहे मॉडल से, किताब से, कहीं से भी लिख लीजिए और सबको आता ही होगा। ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से हमारा आंकिक प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसमें 3 प्रश्न है। पहले ओम का नियम लिखिए 1 नंबर में, फिर इसके बाद किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए, तो 1 नंबर इसका है। अब ये 2 नंबर हमारे आंकिक प्रश्न के हैं। तो आंकिक प्रश्न है यहाँ पे 40 वाट का एक बल्ब, 40 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा यानी आई का प्रवाहित धारा, आई का मान, इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी उत्पन्न ऊष्मा यानी डब्लू का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखना है इसको आप। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे P बराबर हमारा है 400 वाट। ठीक, वाट यानी P होता है विद्युत सामर्थ्य। अब इसके बाद B बार यानी B बराबर है 200 वोल्ट, विभवांतर होता है हमारा वोल्ट। और समय यानी T बराबर है 5 मिनट। और प्यारे बच्चों समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसको 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 300 सेकंड। ठीक, 300 सेकंड। अब जरा ध्यान समझना, तो इसमें भी प्रश्न नंबर पहला है बल्ब में प्रवाहित धारा, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा P बराबर VI, ये सूत्र होता है P बराबर VI। अब P का मान देखो कितना है 400 है, P का मान 400, तो यहाँ पे 400 लगा देना है। अब B का मान कितना 200 है, तो यहाँ पे 200 लगा देना है और गुणा I को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब 200 एकन 200, 200 दूनी 400, तो I बराबर निकलेगा हमारा 2 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न ये कह रहा है उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा, तो नई लाइन से लिखेंगे हम उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा। और उत्पन्न ऊष्मा को लिखा जाता है W से, तो W बराबर सूत्र होता है P और T, ये होता है W बराबर PT होता है। अब मान लगा दीजिए, तो प्यारे बच्चों P का मान 400, P का मान 400 ऊपर दिया हुआ है और T का मान 300 है, गुणा कर दीजिए इसका, तो 3 चौक 1200, 3 चौक 12 और ये 4 जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। अब चाहो तो आप इतना ही छोड़ दीजिए। अगर इसको वैज्ञानिक पद्धति में चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो, जब किसी संख्या में दशमलव नहीं होता है तो दशमलव सबसे पीछे मानते हैं, तो इसमें कहीं दशमलव नहीं है तो दशमलव सबसे पीछे मानेंगे, तो इसका दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे हम, तो कहेंगे चले 1 2 3 4 5 चले, तो हमारा हो जाएगा 1.2 और ये पीछे वाले जीरो से हट जाएंगे और गुणा 10 पे घात 5 जूल। जितना दशमलव आगे बढ़ाया हमने, यहां से यहां तक बढ़ाया तो 5 अंक आगे बढ़ाया, तो 1.2 गुणा 10 पे घात 5 जूल, ये इसका आंसर हो गया। चलिए भैया प्रश्न को जल्दी से पूरा देखिए, आगे बढ़िए बाप। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा। तो जो प्रश्न नंबर 4 है इसको थोड़ा समझ लो, पहले एक बार इसको देख लीजिए सही करके, आप वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। अब यहां से देखिए प्रश्न नंबर 4, इसका तो ये भैया अपने आप पूरा पढ़ना और लिखना। यहां से देखिए, अथवा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा हम लिखा देंगे। ठीक है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखिए। तो पहले तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखना, और वो भी किस में लिखना, आर के यानी प्रतिरोध आर के पदों में लिखना है। अब यहाँ से हमारा आंकिक प्रश्न चालू होता है। और देखो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो पीछे आंसर गलत दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 50 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखना है इसको। तो सबसे पहले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालेंगे, आप विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पे विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, खाली यहाँ तक लिखना बस आपको इतना। अब आगे समझिए। ठीक है, तो देखो उत्पन्न ऊष्मा यानी प्रतिरोध के पदों में, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के पदों में, तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा I²RT, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो आंकिक प्रश्न है वो देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है 250 वोल्ट
5 एम्पियर और 25 वाट। तो यहाँ पे जो P बराबर है हमारा, P बराबर 25 वाट है, ठीक, और V बराबर है 250 वोल्ट। अब इसके बाद I बराबर है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे बल्बों की संख्या बराबर, और देखो इसका आंसर गलत है भैया, बल्बों की संख्या बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या बराबर, तो इसका सूत्र होता है हमारा BI/P। तो देखो B का मान कितना 250 है, और I का मान कितना 5 है, और बटा P का मान कितना 25 है। तो यहाँ 25 लगा देंगे हम, तो 25। अब देखो 25 एकन 25, 25 एकन 25, तो ये 10 पना 50, ठीक, बल्ब। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।